आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स बाय इम्प्योरिटी। हम लोगों ने मेटल क्रिस्टल्स में या आयनिक क्रिस्टल्स में कई तरह के डिफेक्ट्स की चर्चा की। स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। लेकिन एक तरह का डिफेक्ट ये भी हो सकता है जब इम्प्योरिटीज के कारण डिफेक्ट हो, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम लोग उस केस में कहते हैं कि व्हेन ए फॉरेन सब्सटेंस इज एडेड टू द क्रिस्टल। अब ये डिफेक्ट जो है आयनिक सॉलिड्स में भी हो सकता है और ये कोवेलेंट सॉलिड्स में भी हो सकता है। कोवेलेंट सॉलिड्स में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आयनिक सॉलिड्स में देखेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे हो सकता है। मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, इसमें डिफेक्ट देखने के लिए हम लोग NaCl का क्रिस्टल देखें। ये रेगुलर क्रिस्टल है। अब इसमें कैटायन हमारा जो Na+ है, इसी के सेम साइज का हम एक दूसरा कैटायन सेलेक्ट कर ले, जैसे स्ट्रोंशियम 2+। Na+ और स्ट्रोंशियम प्लस का साइड लगभग बराबर होता है, और एक Na+ को यहां से हम रिप्लेस कर दें Sr2+ से, जो इसके जगह पे, इसके लैटिस पोजीशन पे आसानी से आ सकता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक Na+ यहां से रिप्लेस्ड हो जाए। सो डोपिंग ऑफ NaCl with SrCl2 gives such defect where one position is occupied by strontium 2+ and one position gets vacant here, and in the big lattice you have so many vacant sites and so many occupation by the Sr2+, and in this way conductivity of sodium chloride is being increased sufficiently, and such defects are known as defects by impurities in the ionic solids. Of AgCl, if AgCl crystal is doped with CdCl2, then we can have such defect. यहां ध्यान क्या रखना है कि कैटायंस का साइज जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं डिफेक्ट बाय इम्प्योरिटीज कोवेलेंट सॉलिड्स में। Defect by impurities in covalent solid. हम सभी लोग जानते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम्स लैटिस पोजीशन पर होते हैं, और ग्रुप 14 के जो एटम्स हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये काफी अच्छा सेमीकंडक्टर का काम करता है। जैसे ये एक सिलिकॉन का रेगुलर क्रिस्टल है, यह नेटवर्क सॉलिड भी कहलाता है। और इसे सेमीकंडक्शन की प्रॉपर्टी है। इसके सेमीकंडक्शन प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यदि सिलिकॉन के जगह पर हम ये ग्रुप 14 का है और ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट या एटम वहां पे डाल दें, जैसे एक हम यहां पर आर्सेनिक डाल देते हैं, तो अब देखिए आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के साथ, एंड यू हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हियर। So this extra electron causes extra negative charge
extra negative charge in the crystal, and that we are calling it N type of semiconductor. What we are calling it? N type of semiconductor. N, the name given is from this negative N. And this is your crystal which is being doped with arsenic, and the properties has been increased. If the same silicon crystal, if it is being doped with a group 13 element, if it is being doped with a group 13 element like aluminum, boron, etc., gallium, here, aluminum has only 3 electrons, so this silicon has 1 extra electron, and this aluminum has a positive void. So this is a positive void, a positive hole is being generated, and so this type of semiconductor is known as p-type. So you have n-type and you have a p-type. So there are many questions coming on this topic कि हम किसका एडिशन करेंगे तो किस तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा. तो सिलिकॉन में यदि आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले निगेटिव चार्ज वाले सिस्टम को, एटम को डालेंगे तो एन टाइप बनेगा, और एक कम इलेक्ट्रॉन वाले को डालेंगे जिसमें पॉजिटिव होल क्रिएट हो तो उसे पी टाइप बनेगा. और ये एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स डेवलप होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से डायोड, ट्रायोड वगैरह बनाए जाते हैं. एनपीएन ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, इस तरह से डायोड, ट्रायोड का क्रिएशन होता है. और इंप्रूव्ड क्वालिटीज के, डिजायरेबल क्वालिटीज के, प्रॉपर्टीज के सेमीकंडक्टर इस तरह से जनरेट होते हैं. आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ही पढ़ना, और उसमें इस इंप्योरिटीज का खास करके हम लोग ध्यान रखेंगे, उसको पढ़ेंगे. सो द टॉपिक ऑफ defects in the crystals is now being over, and the two topics remain in the solid state topic is electrical properties of the solids and magnetic properties of the solids. So let us first discuss about the electrical properties of the solids. Based on the electrical properties, solids are classified into 3 categories: conductor, semiconductor, and insulator. जिसको हम लोग हिंदी में चालक, अर्धचालक और कुचालक भी कहते हैं. इसकी हिंदी भी आप लिख सकते हैं चालक, अर्धचालक और ये कुचालक कहलाता है. अब देखिए, जो कंडक्टिविटी का यूनिट्स है, उस कंडक्टिविटी यूनिट्स में जो कंडक्टर्स हैं उसमें मेटल्स है, अलॉयज है, इसके डिफरेंट अलॉयज हैं, ग्रेफाइट है, और इनकी कंडक्टिविटी 10 to the power 4 से 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बराबर होती है. क्लास है जिसमें हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, उसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, या इस तरह से एन टाइप, पी टाइप के जो कंडक्टर्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं उसका है. और इसका जो वैल्यू हम लोग सेमीकंडक्टर्स का लेते हैं वो 10 to the power -6 to power 4. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये ऐसा यूनिट होती है कंडक्टिविटी की. और इंसुलेटर्स में वुड है, रबर है, प्लास्टिक्स हैं, ये सब जो है ये हमारा इंसुलेटर है. और इंसुलेटर में भी थोड़ी बहुत कंडक्टिविटीज होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है.
लेकिन ये बहुत कम है, 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10। इंसुलेटर का मैं यहां पे लिख रहा हूं 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी रेंज है इंसुलेटर का। इसलिए कभी कभी जब लकड़ी भींगी होती है तो उससे आपको करंट लग भी जाता है और थोड़ा सा झटका भी लगता है। तो देयर इज सम कंडक्टिविटी देयर इन वुड आल्सो, but it is very low and we cannot use it for the electrical conduction purpose. Now, why this variation in conductivity? There are various theories of conductivity given for the solids, but the most important theory for the different type of conductivities in insulator, conductor and semiconductor are explained by band theory. Band theory to explain conductivity in the metals. Conductivity in the metals, insulators and semiconductors. अब यह बैंड थ्योरी कैसे जनरेट होता है? So we are going to explain the band theory for the conductivity of metals, semiconductors and insulators. Actually this band theory depends on the molecular orbital theory. MOT for the bonding जैसे हम एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिथियम 2 बना है, तो लिथियम 2 का एमओ डायग्राम आप देखिए इस तरह से बनता है। ये 1s है, ये 2s का है। 1s में दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लेवल जो है इसका देखो कि ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है। एक लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। 1s के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ जनरेट किए और इस तरह से आप देखो यहाँ पर कि ये दोनों लेवल 1s का भरा हुआ है, लेकिन 2s में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है। यदि हम लोग n करें कि n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स आर गोइंग टू कंबाइन, तो 2s का जो लेवल है उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहां पे इस लेवल को भर देंगे। ये लेवल जो है ये पूरा खाली रहेगा। ये हमारा 2s का ही लेवल है। n नंबर का मतलब हुआ कि देयर आर लार्ज नंबर्स, मिलियंस एंड बिलियंस। सो इफ यू हैव Lin, then there are n number of valence electrons and all these valence electrons are in the bonding level and this anti-bonding level is vacant. So bonding level and anti-bonding levels, they are मिक्सिंग विथ ईच अदर। इसी को हम लोग बैंड थ्योरी में बैंड बना करके दिखाते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये बैंड आया कहां से, तो एक्चुअली यही बैंड है जिसको हम लोग स्क्वायर गैप के रूप में लिखते हैं। ये लिथियम मेटल के लिए हो गया Lin, ये लिथियम मेटल है, तो ये हमारा फील्ड बैंड हुआ। और ये वैकेंट बैंड है। तो फील्ड बैंड और वैकेंट बैंड, जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड भी कहते हैं, इसके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। यही चीज जब हम किसी नॉन मेटल्स में देखते हैं, जो इंसुलेटर है, तो उसमें दोनों के बीच का गैप काफी ज्यादा होता है।
मेटल है, इस मेटल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो फील्ड वैलेंस बैंड में है, और जो वैकेंट है वो है इम्पटी कंडक्शन बैंड उसको कहते हैं। और ये दो बैंड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स है उसमें ये गैप जो है वो दूर होता है। ये देखिए, ये जो हमारा फील्ड वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर है। ये इंसुलेटर का केस है, और ये केस जो है ये हमारा इम्पटी कंडक्शन बैंड CBV इसको कहते हैं, और ये VB कहलाता है, वैलेंस बैंड। तो इसके बीच में गैप ज्यादा है, और इस गैप को हम लोग यहां पर बैंड विड्थ कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है फील्ड कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। लेकिन नॉन मेटल्स में या इंसुलेटर्स जो होते हैं या वुड है हमारा, उसमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का गैप, ये बैंड का गैप ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में यदि हम लोग देखें तो एक सेमीकंडक्टर होता है, और इस सेमीकंडक्टर्स की स्थिति में ये जो हमारा फील्ड बैंड और वैकेंट बैंड है, इन दोनों का गैप एक्चुअली थोड़ा कम हो जा रहा है। थर्ड केस इज ऑफ सेमीकंडक्टर। अब यहां देखिए, ये बैंड जो बैंड विड्थ नॉन मेटल्स के केस में काफी ज्यादा था, वो बैंड विड्थ घट गया, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है CB और ये वैलेंस बैंड है VB। इन दोनों के बीच का गैप कम हो गया, और इस गैप के कम होने से इसमें यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस टू दिस, बट नॉट अप टू द एक्सटेंट एज इट इज इन केस ऑफ मेटल्स। और इस गैप को हम लोग कम भी कर सकते हैं, कभी डोपिंग करके या किसी और तरीके से, और इस तरह से सेमीकंडक्टर से हम डिजायरेबल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी we can explain the conduction in metals as in the non-metals, and this is for the semiconductors. Semiconductors. So this is the last topic of the defects in the crystal, and the next topic is magnetic properties, which would be the final topic for the solid state chemistry, and which I'll discuss in the next lecture. Thank you.